स्वभाव से सीधे सादे डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी तकनीकी यूनिवर्सिटी के निदेशक थे। वह बड़े कर्मठ और मेहनती थे। अपने काम पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी। वे महीने 2 महीने में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में भाग लेने के लिए अन्य शहरों और विदेश भी जाते रहते। 21वीं सदी के नए माहौल में भी उनके जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व था। ये संस्कार उन्हें अपने मां बाबूजी से मिले थे। उनके बाबूजी ने अपना अंतिम समय अपने बेटे गिरीश के साथ ही गुजारा था। वे काफी बुजुर्ग हो गए थे और अब पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। ऐसे समय में गिरीश ही बाबूजी को अपने पास बिठाकर उनकी जगह खुद सारे कर्मकांड संपन्न करते। बाबूजी को अपने बेटे को देखकर बहुत संतोष था। बाबूजी के इस दुनिया से जाने के बाद भी उन्होंने वह दिनचर्या नहीं छोड़ी। सुबह 4 बजे उठकर नित्यकर्म से निवृत्त होकर पूजा पाठ करना, उसके बाद तुलसी को जल चढ़ाना और 1 घंटा भागवत गीता का पाठ करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। इसके अलावा उन्हें पोथी बांचनी भी आती थी। उनके पिताजी पुरोहित का काम करते थे। गिरीश बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। उनके मां बाबूजी भी चाहते थे कि उनका बेटा यह आकाश वृत्ति छोड़कर कोई अच्छा सा व्यवसाय अपना ले। पुरोहित गिरी में उन्हें कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। कभी विवाह मुहूर्तों की अधिकता कारण अच्छी कमाई हो जाती, तो कभी महीनों तक कोई पूछता भी न था। अपनी मेहनत और लगन के कारण गिरीश चंद्र इंजीनियरिंग करने के बाद एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हो गए थे। अपनी काबिलियत की बदौलत आज निदेशक के पद तक पहुंच गए। उनकी हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा और अपनी पहाड़ी बोली पर बहुत अच्छी पकड़ थी। इन सब के बावजूद बाबूजी से बचपन में सीखे गए सभी कर्मकांड उन्हें आज भी कंठस्थ थे और वे उनके दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बन गए थे। उनके माथे पर सदा चंदन का टीका सुशोभित रहता। इसी वजह से हर कोई उन्हें पंडित जी के नाम से पुकारता। उन्हें भी यह नाम बहुत अच्छा लगता। पूर्वजों की अपनी थाती को उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया था। कर्म से न सही, नाम से वह आज भी अपने को पंडित ही समझते। वे हमेशा पूजा पाठ के बाद चंदन का तिलक लगाना न भूलते। पंडित जी को लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं आता था। वे जमाने के हिसाब से बड़ी बड़ी बातें बनाने में यकीन नहीं रखते। अपने काम से काम रखना और उसकी पूरी जानकारी रखना यही उनकी आदत में शामिल था। अपने काम में वे कोई कसर न रखते। बाकी सारा समय उनका प्रभु सेवा में ही व्यतीत होता था। वे जानते थे आने वाली पीढ़ी से इन सब की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उनके बेटे अभिषेक को बचपन से ही यह सब पसंद न था। उन्होंने बहुत कोशिश की पर बेटे को अपनी राह पर न ला सके। उन्हें इस बात का मलाल था कि उनके बच्चे उनके अनुसार नहीं चलते थे। उनके बेटे अभिषेक ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बन गया था। बेटी कंचन को डॉक्टरी व इंजीनियरिंग में कोई रुचि न थी, लेकिन वह भी पढ़ने में होशियार थी और आगे चलकर प्रोफेसर बनना चाहती थी। वह यूनिवर्सिटी से भौतिकी में एमएससी कर रही थी। पंडित जी को एक बात का बड़ा संतोष था कि उनकी पत्नी आशा उन्हीं की तरह संस्कारवान थी। पति के लिए सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ की व्यवस्था करते हुए वह भी इन कार्यों में पारंगत हो गई थी। वह पति के उठने से पहले पूजा के लिए फूलों की थाली सजा देती और पूजा का कमरा खुद साफ करती। पंडित जी को यह पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी के अलावा कोई उनके पूजा घर में प्रवेश करे। आशा इस बात को ध्यान में रखती और उनके अधिकांश कार्य खुद करती थी। पंडित जी ने अपने दैनिक दिनचर्या का एक वीडियो बना लिया था। जब कभी वे सरकारी काम से घर से दूर देश विदेश में रहते तो इसी से अपने दिन की शुरुआत करते। कैसी भी परिस्थिति रही हो, उन्होंने कभी शाकाहार के अलावा किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। वे कई दिन तक केवल फलाहार करके भी रह जाते। उनके घर पर सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन वहां का माहौल आज भी पुराने दिनों की याद दिला देता। सुबह नित्य कर्म के लिए जाते समय कान में जनेऊ लपेटना वे कभी न भूलते। अक्सर बच्चे उनको ऐसा करते देखकर हंसते और मम्मी से कहते, क्या मम्मी पापा आज भी पुराने जमाने की तरह वॉशरूम जाते हैं? वहां पर सब आधुनिक सुविधाएं हैं, फिर वे इस तरह कान पर जनेऊ क्यों लपेट लेते हैं? तुम्हें इससे क्या परेशानी है? वे अपने बच्चों को तो ऐसा करने के लिए नहीं कहते। उनके अपने संस्कार है, वे जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो फिर वे हमें सुबह जल्दी उठने और पूजा पाठ करने के लिए क्यों कहते हैं? कंचन बुरासा मुंह बनाकर चली गई। पंडित जी ने कभी भी अपने बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर नई तकनीकी का सामान सबसे पहले उनके घर आ जाता। पत्नी की इच्छाओं का भी वे बहुत ध्यान रखते थे। उनकी मदद के लिए घर पर 3 काम वाले तैनात थे। बस एक पंडित जी ही थे जो नए जमाने के अनुसार
अपने आप को किसी तरीके से ढाल नहीं पाए थे। तकनीकी के जानकार स्वयं इसके प्रयोग से दूर रहते। सही बात तो यह थी कि वे ऐसा करना भी नहीं चाहते थे। अपनी दिनचर्या से वे बहुत संतुष्ट थे। अभिषेक दिल्ली में नौकरी कर रहा था। जब भी मौका मिलता वह घर आ जाता। पंडित जी जब उससे बात करते तो वो पापा के सामने उन्हीं की तरह सीधे और सरल जवाब देता, क्योंकि वह उनसे किसी प्रकार की बहस कर उपदेश नहीं सुनना चाहता था। अपने दोस्तों के साथ वह खूब मौज मस्ती करता था। पंडित जी सब कुछ जानते हुए भी उससे कभी कुछ नहीं कहते थे। हाँ, बेटी को लेकर वे थोड़ा चिंतित रहते थे। वे हमेशा आशा को कहते, अपनी बेटी को भी कुछ संस्कार सिखाओ ना। पंडित जी चाहते कि लड़की अच्छे संस्कारों को लेकर ससुराल जाए, पर कंचन यह सब सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। समय गुजर रहा था। कंचन ने अच्छे नंबरों के साथ प्रथम श्रेणी में एमएससी कर ली थी और वह नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसके बाद ही वह किसी डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर बन सकती थी। पंडित जी के सीधे सरल स्वभाव को देखते हुए कंचन के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। सुंदर प्रतिष्ठित परिवार की कन्या को अपनाने के लिए हर कोई तैयार था। सबके दिमाग में एक ही छवि थी कि बच्चों में उनके कुछ तो गुण अवश्य आए होंगे। इन सबको देखते हुए एक बहुत अच्छे परिवार से कंचन का रिश्ता तय हो गया था। लड़का पीसीएस अधिकारी था। इस रिश्ते से सब खुश थे। कंचन को भी मोहित जोशी बहुत अच्छा लगा था। पंडित जी ने खुद पोथी देखकर अच्छा लगन चुनकर लड़की के हाथ पीले का दिन निश्चित कर दिया था। पंडित जी को एक ही चिंता थी कि ससुराल जाकर लड़की कहीं उनकी प्रतिष्ठा धूल में न मिला दे। उन्हें बेटी में संस्कारों की कमी साफ दिखाई दे रही थी। उनके बार बार कहने पर आशा ने पंडित जी को आश्वासन दिया कि वह कंचन को फिर से समझाने का पूरा प्रयास करेगी। उसे जब भी मौका मिलता वह बेटी को समझाने से न चूकती। कंचन को भी माँ के उपदेशों की आदत सी हो गई थी। उस पर उनकी बातों का कोई असर न पड़ता। उसे जो करना होता वह करके ही रहती। समय बहुत तेजी से उड़ रहा था। शादी से एक हफ्ते पहले घर पर मेहमान भी आने लगे थे। उनके गांव से सभी रिश्तेदार आए हुए थे। इन दिनों सुबह से ही घर में खूब चहल पहल हो जाती। इतने पर भी कंचन ने अपनी दिनचर्या नहीं बदली थी। उसे देर से उठते देख रमा चाची बोली, दीदी, कंचन दुल्हन बनकर दूसरे के घर जाएगी तो क्या वहां पर ऐसे ही दिन चढ़े तक सोती रहेगी? आशा बोली, दिन भर भाग दौड़ करके थक जाती है, कुछ देर सो लेने दे। मायका मायका ही होता है। ससुराल जाकर अपने आप यह सब आदतें छूट जाती हैं। शादी का दिन आने तक भी कंचन की दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। वह सुबह देर तक सोती, अपने हिसाब से दिन भर के काम निपटाती। निर्धारित समय पर लग्नानुसार सुबह मंगल स्नान के साथ विवाह कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। पंडित जी का आज व्रत था। बेटी की विदाई तक वे अन्न का दाना भी मुंह में नहीं रख सकते थे। देर रात तक शादी के कार्यक्रम चलते रहे। पंडित जी ने सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रखी थी। विवाह स्थल की सजावट, बारातियों का स्वागत से लेकर भोजन तक सब इंतजाम अपने आप में बेजोड़ था। कहीं कोई कसर नहीं थी। पंडित जी ने अपने सभी रिश्तेदारों और परिचितों को विवाह समारोह में सपरिवार आमंत्रित किया था, जिससे किसी को भी शिकायत का मौका न मिले। आशा, अभिषेक और नजदीकी रिश्तेदार सब मेहमानों के आवभगत में लगे थे। पंडित जी भी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, पर इतना सब होने पर भी वे पुरोहित जी के साथ हर जगह पर खुद खड़े होकर एक एक रस्म को पूरे विधि विधान से निभा थे। वह इनमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वे और कुल पुरोहित दोनों मिलकर साथ साथ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। यह सब देखकर हर एक का दिल द्रवित हो जा रहा था। लड़की के पिता होने के साथ साथ उन्होंने पुरोहित का जिम्मा भी अपने ऊपर ले रखा था। भले ही पुरोहित जी से कोई चूक हो जाए, पर पंडित जी एकदम सचेत थे। देर रात तक फेरे संपन्न हुए। सुबह गाय दान की रस्म के बाद कंचन की विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। यह वह समय होता है जब कोई कितना भी कठोर दिल इंसान क्यों न हो, वह अपने जज्बात काबू में न रखकर पिघल जाता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पंडित जी को अपने बच्चों से बहुत लगाव था। भले ही एक ही घर पर रहते हुए उनके संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर था। विदाई के समय कंचन सबसे लिपट कर रो रही थी। भाई अभिषेक भी एक ओर खड़े होकर अपने आंसू पोंछ रहे थे। आंखों में आंसू भरे कंचन मम्मी के लिपटने के बाद थोड़ा दूर खड़ी थी और पिता के गले लगने में थोड़ा झिझक रही थी। संस्कारों के वशीभूत होकर वह कभी उनसे लिपटने का साहस नहीं कर सकी थी। उसका बहुत मन करता था कि वह भी अपनी सहेलियों की तरह अपने पापा से ढेर सारी बातें करें और उनसे लिपटकर और उनका प्यार पाए, लेकिन पापा का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह कभी इतना साहस कर ही नहीं पाई। वही झिझक उसे इस समय भी हो रही थी।
आंखों में आंसू भरे विदाई के समय पंडित जी अपने समधी को ढूंढ रहे थे। सामने कंचन के पास जैसे ही वे नजर आए उन्होंने बड़े कातर भाव से उनके हाथ पकड़ लिए और बोले, अपने बच्चों को संस्कार देने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, पर क्या करूं, नए जमाने की हवा ही ऐसी है, उसके प्रभाव से कोई कैसे बच सकता है। मेरी बेटी भी इसका अपवाद नहीं है। उसमें भी आप सबको कुछ कमियां दिखाई देंगी। इसे मेरी कमजोरी समझकर उसे माफ कर देना। ये ना समझना कि मैंने अपना सिर का बोझ आपको सौंप दिया है। वह मुझे बहुत अजीज है। आज उसका विवाह आपके सुपुत्र मोहित के साथ करके मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। इतना कहते हुए उनकी आंखें छलक आईं। ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा न करें। हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। आप निश्चिंत रहें, आपकी बेटी अब मेरी बेटी है। आपने यह कहकर मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंप रहा हूं। इसका ख्याल रखना। आंखों से आंसू पोंछते हुए पंडित जी बोले। कंचन यह सब सुन रही थी। अब उससे न रहा गया और वह अपनी सारी झिझक छोड़कर पापा के गले लिपट गई। आंसुओं की बौछार में वह कुछ कह नहीं पा रही थी। वह मन ही मन बुदबुदाती, पापा मुझे माफ कर दें, मैं आपको समझ नहीं पाई। सच में आप बाहर से ही नहीं अंदर से भी संत हैं। वह कितनी मूर्ख थी जो हमेशा उनसे दुनियादारी की अपेक्षा करती थी। हिचकियों के बीच में उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। वह बहुत देर तक पापा के गले से लिपटकर रोती रही। पंडित जी भी उसे प्यार से सहला रहे थे। आज पिता और बेटी के बीच की झिझक की दीवार ढह गई थी। बेटी को हल्के से अपने से अलग कर उन्होंने कार में बिठाया और आशीष देकर बोले, सदा सुखी रहना। इसके साथ ही कंचन को लेकर कार आगे बढ़ गई। उसके ज़हन में अभी तक पापा के कहते शब्द ही गूंज रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छे से विधि विधान से निपट गया था। बेटी की विदाई के साथ घर सूना हो गया। पंडित जी के दिल से बड़ा बोझ उतर गया था। उन्हें इस बात का सुकून था कि उन्होंने बच्चों को अपने संस्कार न दे सकने की बात कंचन के ससुराल वालों से छुपाई नहीं थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।